है। ठीक है, लाइट विच क्वांटिटी वेक्टर या स्केलर। अच्छा, लाइट विच क्वांटिटी वेक्टर या स्केलर, तो क्या होगा तुम लोग बताओ। स्केलर या वेक्टर पूछ रहा है, तो अदिश राशि यानी सदिश राशि। हिंदी में जो है स्केलर मतलब हुआ अदिश राशि और वेक्टर मतलब हुआ सदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो लाइट में दिशा होता है ना दिशा, तो इसीलिए वो वेक्टर होना चाहिए। लाइट जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। समझ गए विकास? ठीक है, हम लोग लिख रहे थे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसके आगे लिखो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, हर बार पूरा मत लिखना, तरंग दैर्ध्य जब लिखा है तो लैम्डा लिख दो वहां पे ताकि जल्दी जल्दी हो। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, और बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे, सॉरी, बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हेलो, बताते हैं तुम। क्या लिखे, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है, और बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो यस एक बार डाल देना। ठीक है, तो अब मेन बात यह है कि क्वेश्चन तुम्हारा कहां से आएगा। एक तो उस रेले के लॉ से आएगा कि ये वाला बताए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, लैम्डा के पावर 4 का है। एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ज्यादा है, कौन से प्रकाश का ज्यादा है, कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन कम है। लेकिन ये कई क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बीपीएससी इस लेवल का नहीं पूछता है। ठीक है, ऑनलाइन जो बीपीएससी जुड़े हुए हैं तो बीपीएससी ये नहीं पूछेगा, बीपीएससी तुमसे फेनोमेना से रिलेटेड पूछेगा। जैसे कैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि जो ये होता है मिराज बनता है या मरीचिका बनता है, वो किससे होता है, तुम लोग बताओ। मरीचिका किससे होता है? मरीचिका जो बनता है वो किसके कारण होता है? पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ना मरीचिका बनता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये जो होता है ये क्यों होता है। ठीक है, या सूरज दो उगने के 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, ये हम लोग पढ़े थे। किसके कारण? नहीं, वो अपवर्तन के कारण होता था। ठीक है, वो अपवर्तन के कारण होता था। वेरी गुड, टीआईआर बहुत लिखे। रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, सही है। तो वैसे ही इसमें भी लिखेंगे, तो इसका लिखो प्रकीर्णन से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, पहला देखो, आकाश का नीला दिखाई देना, ये दिख रहा है सबको, आकाश का नीला दिखाई देना। ये कोई बता सकता है आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। क्यों दिखाई दे रहा है नीला? क्योंकि प्रकीर्णन जो है, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि प्रकीर्णन जो है अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का होगा, और उसके बाद इंडिगो का, और उसके बाद ब्लू का, और सबसे कम होगा किसका प्रकीर्णन, लाल का। दिख रहा है ऑनलाइन सबको, लाल का सबसे कम होगा और बैगनी का सबसे ज्यादा होगा। बैगनी, इंडिगो और ब्लू, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों जो है ये लगभग क्या, कौन सा कलर बन गया, नीला बन गया। तीनों तो नीला का ही टाइप है ना, बैगनी भी हल्का नीला का ही टाइप है, इंडिगो भी एक नीला का ही एक टाइप हो गया, और ब्लू भी एक नीला का टाइप हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन ये हो रहा है। सबसे ज्यादा फैल कौन सा रहा है, ऊपर वाला ये, और लाल का सबसे कम हो रहा है। तो जिसका ज्यादा जो फैला रहेगा वही दिखेगा ना, तो इसीलिए आकाश जो है हम लोग को नीला दिखता है। बात समझ में है? ठीक है, बैगनी, वेरी गुड। तो इसीलिए हम लोग को आकाश जो है वो नीला दिखता है। ये पॉइंट समझ में आ गया?
दूसरा है, लिखो, सूर्य से के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना। दूसरा पॉइंट हो गया, सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना। ठीक है, विकास गुड, वायलेट इज हाई, लो। हाँ, उस पे भी आ रहे हैं, वो भी बताएंगे चंदन। उसका दो रीजन है, सिर्फ चंदन जो बोल रहा है उसका दो रीजन है, सिर्फ एक नहीं है, दूसरा भी रीजन है, वो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा ही हुआ है। तो सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, ये क्यों होता है कि उगते और डूबते समय सूर्य हमसे बहुत दूर हो जाता है। जैसे क्या होता है, मान लो ये मेरा अर्थ है, तो यहाँ पे हम है मान लो, तो उगते डूबते समय सब बहुत दूर हो गया, तो यहां से बहुत दूर तक उसको प्रकाश को चल के आना पड़ रहा है ना। तो प्रकाश बहुत दूर से चल के आ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, बहुत बार अपवर्तन हो रहा है। ये तो हम लोग देखे ही थे कि प्रकाश अपवर्तन, जैसे जैसे अपवर्तन के कारण क्या हो रहा था, 2 मिनट बाद तक या 2 मिनट पहले दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ अपवर्तन भी हो रहा है और प्रकीर्णन भी बहुत सारा हो रहा है, तो बाकी सारा लाइट क्या होता है, बिखर जाता है, मतलब हम तक नहीं पहुंच पाता है। और लाल प्रकाश का क्योंकि प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, अधिक नहीं, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, इसीलिए वो दूर तक हमको दिखाई देता है। इसीलिए डूबते हुए सूरज जो है वो ज्यादा लाल लगता है, क्योंकि लाल प्रकाश जो है हम तक पहुंच पाता है, बाकी प्रकाश रास्ता में ही बेचारा बिखर जाता है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत सारा उसका अपवर्तन हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, तो इसीलिए लाल डूबते समय या उगते समय लाल भी दिखता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद क्यों दिखता है, तो उसका आंसर अपवर्तन होगा। लेकिन अगर पूछे कि लाल क्यों दिखता है, ज्यादा लाल दिखता है ना, सुबह उठे होगे तो देखे होगे ना सूरज लाल क्यों दिखता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग हो जाएगा। बात समझ में आया। और इसी में एक एग्जांपल और लिख लो यहीं पे, रेड लाइट, जो तुम्हारा ट्रैफिक लाइट होता है या खतरे का कहीं भी निशान जो होता है, वो लाल क्यों होता है, ताकि वो दूर तक दिखे। तो लिखो, खतरे का निशान लाल रखना, खतरे का निशान लाल रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक कलर का क्यों दिखता है, विभा कुमारी आप फर्स्ट क्लास नहीं किए हैं लगता है, उसमें हम बताए थे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कलर का दिखता है, एक बार आप फर्स्ट क्लास का नोट्स किया, वीडियो अगर अवेलेबल हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, विजय कुमार महतो, क्या समझ में आपको नहीं आ रहा है। प्रकीर्णन मतलब जैसे कण बहुत सारे जो होते हैं ना हमारे वायुमंडल में, उस पे जब पड़ता है मेरा लाइट तो फैल जाता है, तो फैल जाता है तो सातों रंग अलग अलग हिसाब से फैलता है। सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा फैलता है, वायलेट रंग वो है, वो सबसे ज्यादा फैलता है, और लाल रंग जो होता है वो सबसे कम फैलता है। तो क्योंकि जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो आसमान इसीलिए नीला दिख रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नीला फैला हुआ दिख रहा है, तो ऊपर में दिख रहा है। सूरज जो है लाल क्यों दिख रहा है डूबते समय, क्योंकि सूरज बहुत दूर है, दूर से उसका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, तो हम तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे प्रकाश फैल के बिखर जाते हैं, लेकिन लाल जो होता है वो हमारे आंख तक ज्यादा पहुंच पाता है, तो इसीलिए जो उगते और डूबते समय सूरज लाल दिखता है। इसी में अगला एग्जाम्पल दिखाए हैं कि खतरे का निशान जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है, ताकि वो क्या ज्यादा दूर तक दिखे। ज्यादा दूर तक क्यों दिखेगा, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, तो खतरे का निशान लाल इसीलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो कम होता है। आई होप अब समझ में आया। विजय अब समझ में आया। ट्रेन सिग्नल में भी रेड, किरण कुमारी, चंदन सब लोग बोल रहे हैं हाँ रेड, इसीलिए कहीं भी कोई भी, चाहे ट्रेन सिग्नल हो चाहे ट्रैफिक लाइट हो, हर जगह खतरे का निशान जो होता है वो लाल होता है, ताकि उसका प्रकीर्णन क्या है, सबसे कम है, तो सबसे कम है तो क्या है, वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। हम लोग यही चाहते हैं ना कि खतरा जो है दूर से दिख जाए, कहते हैं ना जीवन में खतरा दूर से दिख जाना चाहिए, तो वैसे ही ये खतरे का निशान इसीलिए लाल होता है क्योंकि लाल रंग का सबसे प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिखो, तीसरा नहीं चौथा एग्जाम्पल लिखो, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। ठीक है, इसमें पहले कोई बोला था कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। ठीक है, विजय को अब समझ में आ गया। समुद्र का पानी नीला भी क्यों दिखाई देता है, जैसे ऊपर प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा था वायलेट का, वायलेट इंडिगो ब्लू का, इसके कारण नीला दिख रहा था, वैसे ही समुद्र में भी पानी में भी प्रकीर्णन जब हो रहा है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वायलेट का होगा, तो सबसे ज्यादा वायलेट का होगा, इसलिए वायलेट सबसे ज्यादा दिखेगा। वायलेट इंडिगो ब्लू ऊपर से हो रहा है ना, ऊपर वाले का सबसे ज्यादा हो रहा है, ये ऐसे है ना, इसका सबसे ज्यादा हो रहा है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का जो है सबसे कम हो रहा है, ये है एरो का डायरेक्शन, तो ऊपर वाले का सबसे ज्यादा हो रहा है इसलिए नीला दिखेगा। एक रीजन तो ये हुआ,
उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि इस आकाश का प्रतिबिंब के कारण भी समुद्र नीला दिखता है। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया कि प्रकीर्णन के कारण दिख रहा है, और दूसरा रीजन ये हो गया कि आकाश का जो है इमेज बन रहा है ना, परावर्तन हो रहा है आकाश का, तो आकाश का जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उसके कारण भी वो नीला दिखता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में अगर दिया है प्रकीर्णन है तो वो सही है, अगर कहीं ऑप्शन में ये भी दिया है कि आकाश के प्रतिबिंब, क्योंकि आकाश नीला इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है, तो ये भी सही होगा, तो आपका आंसर मोर देन अबव हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर 5 ऑप्शन वाला यह है क्वेश्चन है, तो अगर दोनों चीज दिया हुआ है तो तुमको उस हिसाब से करना है कि समुद्र प्रकीर्णन के कारण भी होता है क्योंकि वायलेट का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है जिसके कारण हो रहा है नीला दिख रहा है, और दूसरा ये भी होता है क्योंकि आकाश नीला है और उसका परछाई है ना, एक तरह उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है समुद्र के पानी में। पानी में होता है ना, पानी में जैसे जाओगे तो चेहरा अपना दिखता है ना, तो वैसे ही उतना बड़ा आकाश जो है और उतना बड़ा समुद्र है उस पर हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है। तो दोनों रीजन है, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना ये बात को भी। ठीक है, बोथ होगा, वेरी गुड, मोर देन अबव। ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ, अगर चंद्रमा से हम पृथ्वी को, आकाश को देखें तो वो कैसा दिखेगा? आकाश को हम लोग देखें, जैसे यहां से हम लोग आकाश को देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है वो हम लोग को? आकाश को अगर हम यहां से दिख रहे हैं नीला दिख रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा से हम लोग आकाश को देखें तो वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, वेरी गुड, क्योंकि वहां वातावरण नहीं होता है चंद्रमा में, तो भाई प्रकीर्णन कहां होगा? वातावरण होगा तब ना वो छोटे छोटे धूल के कण आएंगे जहां पे कि हम लोग प्रकीर्णन देख पाएंगे। तो इसीलिए आकाश से चंद्रमा से जो आकाश जो है वो काला दिखाई देता है, ये पॉइंट लिख लेना। चंद्रमा या अंतरिक्ष से, चंद्रमा या अंतरिक्ष से नो एटमॉस्फेयर, वेरी गुड, काला, नो एयर, सब लोग काला बोले, वेरी गुड। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी, तेजस्वीता पांडे, विकास कुमार, विजय कुमार, रुदल कुमार, सब लोग बोले, ठीक है। चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, ये नोट करके लिख देना कहीं साइड में। चंद्रमा या अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा प्रकाश का विवितन, विवर्तन इसको बोलेंगे ना, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर मान लो कोई छोटा सा छेद है, बहुत छोटा सा छेद है, उससे प्रकाश क्रॉस कर रहा है, देखते हैं ना हम लोग ऐसे छोटे छोटे में आंख डाल के, वो डोर में भी हम लोग के लगा रहता है वो, कि बाहरी कोई देखे, तो ऐसे ही कोई छोटा छेद से जब प्रकाश गुजरता है तो वो क्या होता है, साइड से जो है थोड़ा विचलित हो जाता है, जो साइड वाला एरिया है, जो बहुत छोटा छेद है, तो छिद्र का जो साइड एरिया जो है उससे क्या हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, डिफरेंट रंगों में बच जाता है। इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का विवर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से, जब प्रकाश किसी, हाँ वेरी गुड किरण कुमार, नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, तब वो किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, तब वो किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और जो जितना छोटा होगा आकार,
उतना जो है विवर्तन जो है वो क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि छोटा छिद्र के खींच से टकरा कर निकल रहा है। विवर्तन जो हो रहा है, डिफ्रैक्शन जो हो रहा है, वो छोटा छिद्र के कारण ही हो रहा है। तो जितना छोटा होता जाएगा उतना विवर्तन जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लो, आकार जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा। आकार जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा प्रकाश का व्यक्तीकरण, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं हम लोग। प्रकाश का व्यक्तीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर प्रकाश जो है सेम आवृत्ति का, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का और सेम आयाम यानी सेम एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये हम तुम लोगों को नहीं बताया ना। ये जैसे हम लोग बताए थे, दो तीन चीज हम लोग बताए थे। एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है, ये देखो, एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट की दूरी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, तरंग दैर्ध्य। एक सेकंड में कितना साइकिल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। और ये जो हाइट है इसका, इसी हाइट को हम लोग आयाम यानी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो हाइट है ना, ये कितना ऊंचाई है, ये जो वेव का जो है कितना ऊंचाई है, इसी को हम लोग आयाम या एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहां यही बोल रहा है कि अगर प्रकाश जो है, दोनों दो प्रकाश जो है दोनों सेम आवृत्ति का है, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है और सेम आयाम का है यानी सेम एम्पलीट्यूड का है और एक ही रास्ता जा रहा है, तो दोनों मिल के जो इफेक्ट देता है उसी को हम लोग प्रकाश का व्यक्तीकरण या इंटरफेरेंस बोलते हैं। बात समझ में है? दो प्रकाश है या दो से ज्यादा है, दो एग्जाम्पल के लिए बोले, हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, दो या दो से ज्यादा प्रकाश एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का दो चीज क्या सेम होना चाहिए, आवृत्ति एक जैसा होना चाहिए और आयाम जैसा एक जैसा होना चाहिए। तो दोनों मिल के कुछ इफेक्ट जो पैदा करता है उसी को प्रकाश का व्यक्तीकरण बोलते हैं। अब ये बोलोगे कि सर इफेक्ट क्या होता है, तो इससे इफेक्ट ये होता है कि कुछ बिंदु पे जो होता है प्रकाश बहुत ज्यादा लगने लगता है और कुछ बिंदु पे जो है प्रकाश जो है बहुत कम लगने लगता है। जैसे अगर तेल बिखरा हो, ठीक है, तो उस पे तुम देखो जल की, खासकर अगर जल की सतह पे यानी पानी के ऊपर अगर तेल बिखरा हो तो क्या होता है, वो अलग चमकने लगता है। कुछ जगह चमक रहा है, नहीं लगता है ऐसे ऐसे, लगता है क्या हो रहा है इसमें, कुछ जगह चमक रहा है कुछ जगह नहीं चमक रहा है। तो यही चीज क्यों होता है, ये इसी के कारण, व्यक्ति के कारण ही होता है। उसमें समझ गया ना कि कुछ जगह जो है प्रकाश ज्यादा दिखने लगता है और कुछ जगह प्रकाश कम दिखने लगता है, क्योंकि जब एक दो या दो से ज्यादा प्रकाश एक ही आयाम और एक ही आवृत्ति का जब एक साथ मिलता है तो उसके कारण उसमें क्या होता है, कुछ जगह वो ज्यादा चमकने लगता है और कुछ बिंदुओं पे वो बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है। इसी को इंटरफेरेंस या व्यक्तीकरण बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? रोड पर पेट्रोल का चमकना, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखो जब समान आवृत्ति और आयाम की जब, हाँ, सीडी का चमकना, ठीक है, वेरी गुड, ये सारा एग्जांपल है। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगे समान दिशा में आगे बढ़ती है, दो तरंगे समान दिशा में आगे बढ़ती है, तब उनके तब उनके अध्यारोपण अध्यारोपण यानी इंपोजिशन, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब समझ रहे हो, इंपोजिशन मतलब थोप देना, एक तरह से थोप देना को ही इंपोजिशन बोलते हैं, कि इसके ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर थोपा गया, तो उसी को अध्यारोपण बोल रहे हैं। से तब उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। यहां लिखा हुआ भी है ऊपर में बोर्ड पे। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। नेक्स्ट लिखो, साबुन के बुलबुले का रंगीन रंगीन दिखाई देना। हाँ, दिखता है ना साबुन का बुलबुला। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा इंद्रधनुष यानी रेनबो। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, बेसिकली दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट लिख लो। इंद्रधनुष क्या होता है सबको पता है। जब बारिश और सूरज क्या होता है, जब दोनों निकला रहा है, सूर्य का प्रकाश है और बारिश हो रहा है, तो उसी के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष दिखता है। तो दो पॉइंट लिख लो। एक तो इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं होती हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा बीपीएससी में कि रेनबो में क्या चीज होता है। तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तीनों चीज होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लो, 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। और ये बात तो पता ही है कि जिस साइड सूरज होगा उसके अपोजिट साइड, ये लिखवाने वाला तो कोई बात है नहीं। तो अंडरस्टूड बात है ना कि जिस साइड सूरज अगर इस साइड होगा तो रेनवे दूसरे साइड दिखेगा। जिस साइड, क्योंकि सूरज के रोशनी के कहीं वो हो रहा है, तो जिस साइड सूरज है उस साइड नहीं, उसके हमेशा अपोजिट साइड होता है, दिखता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, इतना डिटेल में घुसने का जरूरत नहीं है, ये सबसे नहीं पूछता है। खाली ये दो पॉइंट लिखना है, उसमें भी यहां तक लिख लो, देता है बस, और ये आगे लिखने का जरूरत नहीं है इतना। विपरीत दिखाई देता है ये तो पता ही है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन या परावर्तन पढ़ चुके थे। अब उसी का डिटेल, परावर्तन जो है हम लोग प्लेन मिरर पे पढ़े थे, मतलब समतल दर्पण पे पढ़े थे। तो समतल दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, बेसिकली दर्पण यानी मिरर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो दर्पण यानी कि मिरर। ठीक है, बेसिक मिरर का डेफिनेशन लिख लो। यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है।
यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है इसमें एक सतह इसमें एक सतह अत्यधिक चिकना होता है तथा तथा दूसरे सतह कलई रंग का होता है। कलई, ठीक है, एक सतह, यही रंग का नाम यही है, कलई रंग। ठीक है, बेसिकली हम क्या लिखवाए हैं कि अपारदर्शी मतलब जिससे तुम्हारा लाइट जो है वो पास नहीं कर सकता है दूसरे। एक पारदर्शी होता है जिससे लाइट पास कर जाता है, और अपारदर्शी मतलब जिससे लाइट पास मेरा नहीं करता है, प्रकाश, वो होता है। जिसमें एक सतह क्या होता है तुम्हारा, अत्यधिक चिकना होता है जिसपे अपना शक्ल देखते हैं, और दूसरा सतह जो होता है, जो पीछे का जो होता है, वो कलई रंग होता है। कभी शीशा फोड़ोगे, फोड़ना मत ऐसे, लेकिन अगर कोई फूटा होगा मिरर तुम्हारे घर का, तो पीछे देखना है कलई रंग का होता है। और ये होता क्या चीज का बना हुआ रहता है, सिल्वर का या पारा या चांदी, दोनों का रहता है, मर्क्यूरी या सिल्वर, दोनों में से एक रहता है। तो यहाँ पे जहां कलई रंग लिखे हो वहां पे ब्रैकेट में लिख दो पारा या चांदी का बना होता है, पारा या चांदी का बना होता है। जो दूसरा सतह है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको बीपीएससी में? हाँ, सिल्वर पारा, वेरी गुड, सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर पीबी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सब कोई ठीक है? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? बीपीएससी में भी बता देना एक बार, फास्ट नहीं ना हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना? हम लोग का ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा हम फास्ट चला रहे हैं, लेकिन हमको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? पूजा को क्या हुआ, रेज द हैंड। ठीक है, यस सर, अच्छा है सर, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। देखो, दर्पण क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, समतल, उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले लिखो समतल दर्पण, यानी प्लेन मिरर। इसमें लिखो समतल दर्पण की परावर्तक सतह, समतल दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल सपाट होती है। समतल दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल सपाट होती है। बेसिकली हम लोग मिरर्स यानी दर्पण में क्या है, ये जो तीन टाइप बताएं, ये किस बेसिस पे होता है कि ये जो सतह जिसपे तुम्हारा हो रहा है, जिसपे तुम्हारा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सतह कैसा है। तो इसमें जो होता है समतल दर्पण में क्या होता है, ये सीधा होता है यानी सपाट होता है। बात समझ में आ रहा है कि ये इसका जो सतह है, कौन सा सतह, जो परावर्तक सतह है, उससे मतलब है हमको। ऑब्वियस सी बात है, आगे सीधा है तो पीछे भी सीधा होगा ही, लेकिन हमको मतलब किससे, जो परावर्तक सतह है जिससे मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिससे मतलब मेरा परावर्तन हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, एवं वक्रता त्रिज्या, यानी इंग्लिश में उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसीलिए उसको आर लिखते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर लिखते हैं, दोनों ही अनंत होता है, दोनों ही अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे करके लिख देना, एफ इज इक्वल टू इंफिनिटी और आर इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब एफ मतलब क्या हो गया तुम्हारा,
फोकस, और आर मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, यानी इंग्लिश में उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसीलिए उसको आर से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समतल द्वारा दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी हमेशा आभासी एवं सीधा होते हैं, एवं सीधा होते हैं, और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि आभासी होता है, ये जो होता है, जो भी इमेज बन रहा है मेरा वो आभासी होता है। तो पहले आभासी और वास्तविक, इसका मतलब अच्छे से समझ लो। मिरर के अगर कोई पीछे कोई चीज बन रहा है, जो दर्पण है उसके कोई चीज पीछे बन रहा है, मतलब दर्पण के अंदर बन रहा है कोई इमेज, तो वो कैसा इमेज होगा, वो रियल दुनिया में तो नहीं बन रहा है, वो मिरर के पीछे बन रहा है, तो वो कैसा होगा, आभासी, यानी वर्चुअल होगा, वो असल में नहीं बन रहा है, वो दिख रहा है बनता हुआ इमेज। और कई केसेस में, जैसे इसमें नहीं कोई दूसरा, जब हम लोग मिरर पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव, तो मिरर के आगे बनेगा, मतलब दर्पण के आगे की तरफ रियल दुनिया में इमेज जब बनेगा, उसको किसी स्क्रीन वहां पे रखोगे, अगर कोई स्क्रीन या प्रोजेक्टर टाइप का चीज रखोगे तो उस पर वो इमेज दिखेगा। वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वास्तविक या रियल। ठीक है, ये टर्म बहुत बार आएगा, कभी आभासी, कभी रियल, मतलब कभी आभासी बोलेंगे यानी वर्चुअल, या कभी बोलेंगे वास्तविक यानी रियल। तो इसका एक बेसिक मतलब हम बता दिए कि जब भी पीछे बन रहा है, जो रियल दुनिया में नहीं बन रहा है, उसको हम लोग आभासी बोलते हैं, और जो भी मिरर के आगे बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक या रियल बोलते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा ही आभासी बनेगा, क्योंकि तुम समतल दर्पण में जब भी अपना चेहरा देखोगे हमेशा पीछे दिखता है ना, इमेज दिखता है ना तुमको। और दूरी जो होता है वो कितना होता है, जितने दूरी पे तुम खड़े हो उतने ही दूरी पे तुम्हारा पीछे इमेज भी रहता है। मान लो तुम समतल दर्पण से 1 मीटर पे हो, तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो भी 1 मीटर ही पीछे बनेगा। ठीक है, क्या ये अलग चीज हो गया ना, ये तो दर्पण नहीं है, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दर्पण की बात कर रहे हैं ना, ये तो टीवी रिकॉर्डिंग है, और ये वास्तविक नहीं है, ये तो वर्चुअल है ना, ये तो वर्चुअल स्क्रीन के अंदर है, और ये दर्पण नहीं है ना, इसमें जो इमेज बन रहा है इसको दर्पण से मत कंपेयर करो। ये जो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, ये दर्पण से इसका क्या मतलब, ये तो एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जिससे अंदर इमेज बन रहा है, इसका अलग तो वो मॉडर्न फिजिक्स में इसका बात आएगा। ठीक है, ऐसे ये रियल नहीं है, यहाँ पे हम रियल में थोड़े अंदर है इमेज है। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनता है, जैसे आईना के पीछे भी तुम अपना शक्ल देख पाते हो ना, लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है, ये भी वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, इसीलिए ना उसको वर्चुअल कॉलिंग और ये सब बोलते हैं। जो आजकल नया टेक्नोलॉजी आ रहा है कि जिसमें तुमको खड़ा इंसान सामने दिखेगा, वो सारा वर्चुअल इमेजिंग का है। एनीवे जो जितना दूरी इस तरफ है उतना ही दूरी तुम्हारा प्रतिबिंब का दूसरे तरफ होगा। दूसरा जो तुम्हारा इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब क्या है, अगर तुम चीज को ऐसे रखे हो, तो मान लो ऐसे रखे हो, तो सामने जो इमेज बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, ऐसा उल्टा नहीं बनेगा। लेकिन क्या होगा, दाहिने का बाएं दिखेगा, ये चीज होगा कि अगर तुम ऐसे खड़े हैं, अगर मान लो इमेज में हम ऐसे खड़े हैं तो उसमें ऐसे दिखेगा, मतलब मेरा दाहिना जो है इमेज का जो है वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और मेरा बायां जो है इमेज का क्या हो जाएगा, वो दायां हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा नहीं ना दिखेंगे, इमेज में सर मेरा नीचे और पैर ऊपर तो नहीं दिखेगा जब ऐसे खड़े होंगे, तो इसीलिए ये इरेक्ट लिखे हैं। और साइज जो होता है, यानी हम जितने हाइट के हैं उतने हाइट का ही इमेज में भी दिखेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। और ये लिख सकते हो कि जो प्रतिबिंब है, लिख लो, प्रतिबिंब जो है
वह लैटरली, एक मिनट, लैटरल का हिंदी देखना पड़ेगा हमको। लैटरली उल्टा होता है, ये लिखवाना चाह रहे हैं हम। पार्श्व, उसको पार्श्व लिखा हुआ है हिंदी में उसको। हाँ, पार्श्व, पा आधा श और व और ये पार्श्व बनता है। हाँ, वेरी गुड, पार्श्व। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको लैटरली बोलते हैं, लैटरल इमेज जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिख लो, दाहिना हाथ बायां दिखेगा और बायां हाथ दाहिना दिखेगा। दाहिना हाथ या वस्तु भी लिख सकते हो, दाहिने रखी वस्तु बाएं ओर दिखेगी और बाएं ओर रखी वस्तु दाहिने ओर दिखेगी। ठीक है, तीन चीज हम लोग लिखवाए थे, वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी तुम्हारा हो गया सीधा, और तीसरा हम लोग लिखवाए कि साइज सेम होगा, और चौथा चीज ये लिखवाए कि लैटरली इन्वर्टेड होगा, अगर दाहिने का बायां हो जाएगा, बाएं का दाहिने हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लो। चेहरे देखने में पहला एग्जाम्पल हो गया, चेहरा देखने में। हाँ, वेरी गुड विकास, वही वर्चुअल इमेज जो है हमको सामने दिखता है, और रियल इमेज को हम स्क्रीन, वही बोले थे ना, स्क्रीन रख लेंगे तो रियल इमेज को दिखता है। ठीक है, आभासी होगा पीछे, वर्चुअल इन फ्रंट। ठीक है, रियल इज फॉर्म बाय रेज ऑफ लाइट। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग पहला लिखे चेहरा देखने में, दूसरा लिखो पारीदर्शी यानी पेरिस्कोप, पारीदर्शी बनाने में। पारदर्शी होता क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिससे पानी के अंदर से बाहर की ओर देख सकते हैं, यह समतल दर्पण से बना होता है। इसमें ब्रैकेट में लिख लो पारदर्शी के आगे, यह एक प्रकाशीय यंत्र है, यह एक प्रकाशीय यंत्र है, पारदर्शी के आगे ब्रैकेट में लिख लो कि होता क्या है पेरिस्कोप। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से पानी के अंदर से, पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखा जा सकता है, बाहरी दुनिया को देखा जा सकता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है पानी के अंदर से देख रहे हैं, मतलब किसमें होगा, पनडुब्बी में। वेरी गुड, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है यानी सबमरीन। सूर्य शर्मा लिखना चाह रहे थे सबमरीन, लेकिन स्पेलिंग आप गलत लिखे थे, सबमरीन आई थिंक ये होगा, मैरीन का तो होता है MARIN, तो सबमरीन ये हो जाएगा। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी, इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है, इसका प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। किसका प्रयोग, पारदर्शी का प्रयोग, पारदर्शी का प्रयोग जो होता है वो समतल दर्पण यूज करता है। समतल दर्पण सिर्फ उसमें नहीं, पारदर्शी में समतल दर्पण होता है जिसका प्रयोग जो वो होता है। ये जो दो तीन पॉइंट लिखवाए ये पारदर्शी के बारे में लिखवाए, वो अलग चीज हो गया, वो कनकेव मिरर होता है। ठीक है, वो आएगा आगे। टॉर्च में जो यूज करते हैं उसको हम लोग अवतल दर्पण हिंदी में, और इंग्लिश में कनकेव मिरर यूज करते हैं, वो अभी आगे आएगा। अब समतल करेंगे तो फिर अवतल करेंगे, तब उत्तल करेंगे। ठीक है, तो हो गया समतल दर्पण का कहाँ उपयोग है, एक तो चेहरा देखने में, या जो भी देखने में, कोई भी चीज देखो, चेहरा ही नहीं देखो, हाथ भी देखने के लिए, मतलब कुछ देखने के लिए, और दूसरा तुम्हारा
पेरिस्कोप या पारीदर्शी या पारदर्शी भी बोलते हैं उसको। पारी बोलते हैं या पार बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। अच्छा, तो पारदर्शी में होता है। पारदर्शी बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से पानी के अंदर से बाहरी दुनिया देख सकते हैं, जो कि जनरली तुम्हारा सबमरीन यानी पनडुब्बी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर 2, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें लिखो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर घुसा होता है, अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव, दोनों ही ऋणात्मक होती है। ये दिख रहा है साइड में, एफ जो है वो भी निगेटिव है और आर जो है वो भी निगेटिव है। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें एफ क्या होता है, जो पैरेलल लाइन जो होता है जब टकरा के वापस जिस पॉइंट पे आता है, जब पैरेलल लाइन लाइट का जो है मतलब प्रकाश का जो पैरेलल लाइन जो है अगर वो इस दर्पण पे पड़ेगा तो वो वापस एक ही पॉइंट पे आता है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आगे अभी हम जो बताएंगे उस पॉइंट के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे वहां पे क्या था, समतल दर्पण में कैसा बन रहा था, आभासी बन रहा था कि वास्तविक बन रहा था कि दोनों बन रहा था? वहां पे सिर्फ आभासी बन रहा था। यहां पे क्या है, आभासी भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, मतलब दो केस होगा। उसी के लिए ये फोकस समझना जरूरी था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होते हैं फोकस के अंदर होते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है मतलब कैसा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा?
पीछे मतलब इधर इधर बन रहा है, मिरर के इस साइड बन रहा है, मिरर के पीछे ये हो गया अंदर की तरफ। मिरर के आगे बनेगा तब ना वास्तविक होगा, ये पीछे बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा ना। तो ये लिखो, क्लियरली क्लियर, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होते हैं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फुल स्टॉप। यह प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा, वेरी गुड, आभासी वर्चुअल, ऑनलाइन में सब लोगों को वर्चुअल बोला था ये बात। यह प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है, एवं वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया ना, इसका चिकना सतह अंदर की ओर है, ये एरो, ये जो लाइन बना हुआ है मतलब ये दूसरा सतह हो गया, कलई सतह ये हो गया और चिकना सतह अंदर की तरफ हो गया। ये जो हम फोकस बनाए हैं, इस फोकस और इस मिरर के बीच कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, मिरर के पीछे बनेगा, आगे नहीं, मतलब रियल दुनिया में नहीं बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे मतलब मिरर के अंदर बन रहा है, तो मिरर के अंदर बन रहा है मतलब कैसा बनेगा उसका इमेज, आभासी बनेगा। दूसरा बोले हैं कि सीधा बनेगा, और तीसरा जो साइज है उससे क्या होगा, बड़ा साइज का बनेगा। जैसे ये है तो इसका जो इमेज बनेगा वो थोड़ा बड़ा साइज का बनेगा, सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, और वो क्या होगा, बड़ा साइज का होगा। अगर जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के बाहर रहता, मतलब मिरर और फोकस के बीच में नहीं रखे, फोकस के बाहर दुनिया में कहीं भी है, यहाँ है वहां है, 200 किलोमीटर दूर है, कहीं भी है, मतलब जो इमेज दिखे जहां तक, ठीक है, तो जो इमेज है वो क्या बनेगा, वो रियल दुनिया में बनेगा। तो वो क्या बनेगा तुम्हारा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। साइज डिपेंड करेगा कि दूर है कि पास है, ठीक है, तो साइज इसीलिए कुछ भी बन सकता है, लेकिन बेसिकली वो क्या बनेगा, वास्तविक यानी रियल दुनिया में बनेगा, वापस से इसी दुनिया में बनेगा, और उल्टा बनेगा। तो ये लिख लो, जब कोई वस्तु, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के बाहर हो, फोकस के बाहर हो, सीधा लाइन खींचना चाह रहे थे, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के बाहर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होते हैं, तब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होते हैं। और यह प्रतिबिंब उसी ओर बनते हैं, और यह प्रतिबिंब उसी ओर बनते हैं जिस ओर वस्तु है, जिस ओर वस्तु है। ये समझ गए कि मतलब वस्तु किस साइड है, मिरर के इस साइड है, रियल दुनिया में है, तो जो इमेज है अगर वस्तु फोकस के बाहर है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, इसी साइड बनेगा, मतलब रियल दुनिया में बनेगा, इसलिए वो वास्तविक होगा। और दूसरा क्या हम बोले, उल्टा होगा, अगर ये ऐसे है तो इमेज जो है ऐसे दिखेगा, अगर किसी स्क्रीन पे जब हम इमेज लेंगे रियल दुनिया में तो वो क्या है, उल्टा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अवतल दर्पण का उपयोग, जिससे तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, पहला लिखो, दाढ़ी बनाने में, हाँ हजाम के लिए, वही दाढ़ी बनाने में। क्यों दाढ़ी बनाने में, ये समझ लो, जब बहुत पास रहेगा तो वो क्या है, बड़ा दिखेगा, दाढ़ी बनाने में बड़ा दिखना चाहिए ना। जब फोकस के अंदर हम अपने मिरर को, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या हो गए, हम खुद हो गए, ये बार बार ये जो एरो है ये फोकस के अंदर रहेगा तो क्या है, बड़ा दिख रहा है,
तो वही होता है ना कि जब पास से देखते हैं दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण से क्या होता है, बड़ा दिखेगा, तो बड़ा दिखेगा तो अच्छे से दिखेगा ना, तो अच्छे से दाढ़ी बनेगा। तो इसीलिए लिखो दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डॉक्टर के द्वारा हाँ, दांत नाक कान सब, डॉक्टर के द्वारा रोगी के वेरी गुड, सब लोग एग्जाम्पल सही डाल लो। ठीक है, डॉक्टर के कारण, सॉरी, डॉक्टर के द्वारा रोगी के दांत, आंख, नाक इत्यादि में देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। नेक्स्ट लिखो, टॉर्च में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सोलर कुकर में। डेंटल, मिरर, हेडलाइट, बड़ा परिवर्तन के कारण, टॉर्चेस, माइक्रोस्कोप, नहीं माइक्रोस्कोप नहीं होगा, सर्च लाइट, डेंटिस्ट, सेविंग मिरर, सोलर फर्नेंस, ठीक है, फ्लैश लाइट, सोलर कुकर, सारा सोलर कुकर, सोलर हीटर सब में रहेगा। माइक्रोस्कोप नहीं होगा, माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होता है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप लिखा है वो माइक्रोस्कोप नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, लिखिए। अब नेक्स्ट लिखो, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, ये डायग्राम बना लिए थे ना तुम लोग, ये डायग्राम कम से कम, खाली मिरर ये डायग्राम बना लेना कम से कम, ये बना लेना और ऐसे एफ दिखा देना कि जब पैरेलल लाइंस जो होता है जो वापस आता है तो एक ही पॉइंट पे आता है। एरो का डायरेक्शन समझ रहे हो ना, ये लाइट आ रहा है टकरा के वापस फोकस पे जा रहा है, ये हो गया, ये डायग्राम जरूर बना लेना। ठीक है, ये हो गया अवतल का। अब आ जाओ उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें लिखो, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होते हैं। अब टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट सब हो गया, सब एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होते हैं। यह है ना बाहर की ओर, ये परावर्तक सतह हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, तथा वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही धनात्मक होते हैं। इसमें क्या है, जैसे ही पैरेलल लाइंस जो है जब मिरर से टकराएगा यानी दर्पण से टकराएगा और वापस होगा, उसको जब पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको फोकस कहते हैं इसमें।
ठीक है, ये पीछे ट्रेस बैक मिरर के अंदर जो उसको देखेंगे तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको फोकस बोलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आगे लिखो, उत्तल दर्पण द्वारा द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। मैग्निफाइड नहीं, छोटा होता है विकास। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, कॉमा सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अच्छा तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पे जो है दो केस देख रहे थे, एक फोकस के अंदर जो है वो अलग टाइप से बन रहा था और फोकस के बाहर जो था वो अलग टाइप से बन रहा था ना। जो अंदर वाला था वो क्या बन रहा था, मिरर के पीछे बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था, वो आभासी बन रहा था। और जो फोकस के बाहर था वो क्या बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे फोकस के अंदर और बाहर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे वहां हम दो तरीके का बात किए ना कि एक फोकस के अंदर होगा तो ऐसा बनेगा और फोकस के बाहर होगा तो ऐसा बनेगा, ये समझ में आ रहा है ना। पहला वाले अवतल में तो उत्तल में तो हम ऐसा कुछ नहीं बोले कि फोकस के अंदर बनेगा तो ये होगा, फोकस के बाहर बनेगा तो ये होगा। इसमें हम खाली सीधा लिखवा दिया कि यहाँ प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, हमेशा सीधा होगा और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। ऐसा क्यों, फोकस के अंदर बाहर वाला बात क्यों नहीं बोले। क्वेश्चन समझ रहे हो ना। जैसे पिछले में फोकस के अंदर और बाहर का अलग अलग केस, दो केस बताए, तो इसमें दो केस क्यों नहीं बन रहा है। हमेशा अंदर ही बनेगा, वही तो मतलब दो केस क्यों नहीं डिफाइन किए, लेकिन कि फोकस के अंदर और फोकस के बाहर। क्या अंदर में है? बात सही बोल रहे हो, ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। फोकस जो है इसमें, ये जो है फोकस जो है वो मिरर के अंदर है, तो तुम सामान को मिरर के अंदर कैसे रखोगे। यहाँ पे फोकस के अंदर, फोकस और मिरर के बीच और फोकस और मिरर के बाहर रखने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फोकस ही मिरर के अंदर है, तो सामान को मिरर तोड़ के अंदर रखोगे, कैसे रखोगे अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे दो केस नहीं बन सकता है। यहाँ पे फोकस, पिछले केस में यहां फोकस जो है असली दुनिया में बन रहा था, तो असली दुनिया में बन रहा था तो या तो फोकस और मिरर के बीच सामान रख सकते हैं या फोकस के बाहर रख सकते हैं सामान। लेकिन यहां क्योंकि फोकस ही खुद मिरर, ये मिरर का डायरेक्शन ये है, असली दुनिया ये है, रियल वर्ल्ड ये है और ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मिरर के अंदर का वर्ल्ड है। तो भाई फोकस ही जब मिरर के अंदर बन रहा है तो सामान उसके अंदर कैसे रख सकते हैं, फिर कोई बात ही नहीं आ सकता कि यहां सामान रखेंगे, यहाँ सामान तो हमेशा इधर ही रखेंगे और फोकस तो दूसरे साइड है, तो हमेशा दूसरे साइड ही है, तो इसीलिए यहाँ पे दो केस नहीं बन रहा है। ये बात समझ में आया। इनसाइड द मिरर, वेरी गुड। हाँ ठीक है, समझ, सही डायरेक्शन में तुम लोग सोच रहे थे। ठीक है, इसमें लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, उत्तल दर्पण का उपयोग लिख लो गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा लिख लो स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। एक बात अब तुम लोग हमको बताओ, यदि जो है चेहरा को दर्पण के हम बहुत पास रखे हुए और जो इमेज है वो सेम साइज का बन रहा है, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का बन रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा। अवतल बोल रही है, ऑनलाइन बताओ क्वेश्चन समझे। ये जो कोई मिरर है एक, जिसके बहुत हम चेहरा पास रखे हैं और जिस साइज का मेरा चेहरा है उसी साइज का मेरा इमेज दिख रहा है, तो कैसा दर्पण होगा। समतल, उत्तल नहीं, तुम लोग भी गलत लिख रहे हो, उत्तल कनकेव कनकेव, समतल दर्पण होगा ना, यानी प्लेन मिरर होगा, तभी ना उसी में ना सेम साइज का बन रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है तो कैसा दर्पण है। अवतल। अगर प्रतिबिंब, अगर चेहरा बहुत पास है और प्रतिबिंब का आकार जो है मेरे चेहरा से बड़ा है, मतलब वस्तु के चेहरा से, वस्तु से जो है प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये मेरे हाथ में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और तीसरा केस बचा वही, तो सब अगर चेहरा छोटा बन रहा है तो मतलब उत्तल दर्पण। ये पॉइंट को लिख सकते हो अगर चाहो तो, ऐसे अगर अंडरस्टूड है तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने लैंग्वेज में लिख लो।
लिख लो, यदि चेहरे को दर्पण के काफी समीप रखा जाए, ठीक है, अब अवतल उत्तल सही लिख रहे हो, ठीक है। पहला कलर लेकिन सबको ही गलत बोल रहे थे, यहां से एक स्टूडेंट खाली सही बोला, ठीक है। यदि चेहरे को दर्पण के काफी समीप रखा जाए, ठीक है, पूरा सेंटेंस मत लिखो, ऐसे लिखो, प्रतिबिंब, पहला केस बनाओ, प्रतिबिंब इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश में लिखो प्रतिबिंब इक्वल टू वस्तु का साइज का आकार, प्रतिबिंब इक्वल टू वस्तु, ये लिख लो। तो कॉमा लिखो, समतल दर्पण, समझे ना, ऐसे लिखना। पहला केस हो गया प्रतिबिंब इक्वल टू वस्तु, तो क्या हो गया, समतल दर्पण। नंबर 2, प्रतिबिंब ग्रेटर देन वस्तु, तो उसमें कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल यानी कनकेव। और तीसरा केस बना दो, प्रतिबिंब लेस देन ऑब्जेक्ट, यानी छोटा है। पूरा लिखने, सेंटेंस लिखने से अच्छा ऐसे लिख लिए ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वेक्स यानी उत्तल। ये हो गया, हिंदी में लिख देते हैं अवतल, और ये हो गया उत्तल, ठीक है। बात समझ गए ना हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं, कोई डाउट नहीं ना आ रहा है, ऑनलाइन सब लोग को समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं आ रहा नहीं, ये क्या बात हम लिखवाएं। अगर इमेज का साइड यानी बस तुम्हारा जो प्रतिबिंब है उसका साइज तुम्हारे वस्तु के बराबर हो तो समतल दर्पण है। अगर जो तुम्हारा इमेज यानी तुम्हारा दर्पण जो है उसका साइज जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो तुम्हारा कनकेव यानी अवतल हो गया। और यानी प्रतिबिंब यानी इमेज का साइज वस्तु के साइज से तुम्हारा छोटा हो, इसका मतलब कौन सा दर्पण है तुम्हारा, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, लेंस। ठीक है, वहां क्या था, दर्पण कैसा पदार्थ था, अपारदर्शी था कि पारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिससे लाइट पास नहीं हो सकता, जिससे प्रकाश जो है पास नहीं हो सकता, उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ यानी मिरर बोल रहे थे। लेंस में लिखो, यह एक पारदर्शी पदार्थ होते हैं, यह एक पारदर्शी पदार्थ होते हैं, जिसमें जिसमें एक सतह या दोनों सतह गोलीय होते हैं, एक सतह वाला भी लेंस ही होता है, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ यही दोनों लेंस है, ये दोनों भी लेंस ही है, एक सतह प्लेन है इसमें और एक सतह गोलीय है इसमें। इसमें क्या है, दोनों सतह गोल है, ये दिख रहा है ना, या इसमें भी दोनों सतह गोल है, ये भी गोल है ये भी गोल है। लेकिन इस इमेज में क्या है, एक सतह क्या है, समतल है और दूसरा सतह गोल है, ये भी लेंस है। इसमें भी एक सतह समतल है और दूसरा सतह गोल है, ये भी लेंस है। तो एक या दोनों सतह गोलीय होते हैं, समझ गए। यह एक पारदर्शी पदार्थ होते हैं, फुल स्टॉप, जिसमें एक या दोनों सतह गोलीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया तुम्हारा अवतल लेंस। ये हो गया तुम्हारा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया तुम्हारा अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस।
इसके बीच का जो बिंदु होता है ना, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ये जो लेंस में बीच का जो बिंदु होता है ना, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र या इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो लेंस का जो होता है मध्य, ये पॉइंट लिख लो, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। दो प्रकार का लेंस लिख लिए, एक सेकेंड, लेंस के दो प्रकार लिख लिए ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों का डायग्राम बना लिए ना। ठीक है, अब आगे लिखो, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अच्छा, लेंस किस चीज से बना होता है? ग्लास से बना होता है, विकास पहले ही बोले हुए हैं। ठीक है, ग्लास से बना होता है। अब एक बात बताओ, लाइट जो है जब वो ग्लास में घुसेगा तो क्या होगा उसमें? कौन सा फेनोमेना होगा? हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? परावर्तन पढ़े हैं, वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं, उसके बाद आज भी दो तीन चीज पढ़े हैं, स्कैटरिंग पढ़े हैं, डिस्पर्सन पढ़े हैं, इंटरफेरेंस पढ़े हैं, और अब रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पढ़े हैं। तो जब लाइट जो है, प्रकाश जो है हवा से ग्लास में जाएगा तो उसमें क्या होगा? क्या होगा? सही तो बोल रहे थे, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? गलत भी बोलोगे तो थोड़ा हम लीवर किडनी ले लेंगे कि नहीं आज तो गलत बोले, आज लीवर दे के जाना पड़ेगा। सही बोल रहे थे, हिचकिचाओ मत, कॉन्फिडेंस से बोलो। अपवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि माध्यम बदल गया। पहले माध्यम क्या है प्रकाश का? हवा है, और जब वो ग्लास में घुस गया यानी माध्यम क्या हो गया तुम्हारा? रिफ्लेक्शन। कुछ लोग बोले रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ना, माध्यम बदल रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा ना। ये अपवर्तन, जिसको हिंदी में अपवर्तन और इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये एन छूट जा रहा है, ये एन लिखे हैं लास्ट में। ठीक है, तो अपवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए मतलब होता है जब भी ग्लास में घुसेगा, और जब ग्लास से वापस लाइट बाहर निकलेगा उसमें भी क्या होना चाहिए? उसमें भी अपवर्तन फिर से माध्यम बदल रहा है कि ग्लास से हवा में जा रहा है। एक प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा, और अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो अभिलंब के तरफ जाएगा। यही हम लोग पढ़े थे ना, याद है ना? ये परसों कहीं क्लास में मतलब पहला क्लास में यही चीज पढ़े थे। तो यहां पे एक खास बात क्या है कि अगर जो है लाइट जो है मेरा, ये जो प्रकाशीय बिंदु है इससे गुजरेगा तो इसमें अपवर्तन जो है वो नहीं होगा, वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, दोनों केस में। तो ये लाइन लिखो, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र होकर गुजरती हैं, आई क्लास एग्जाम्पल, दो बार अपवर्तन, तो दो बार अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र होकर गुजरती है तब उसमें विचलन नहीं होता है। तब उसमें विचलन नहीं होता है। अब तुम में से कोई बोलोगे कि भाई अपवर्तन क्यों नहीं होगा? भाई अपवर्तन तो होगा ही, कैसे नहीं होगा? जब माध्यम बदल रहा है तो चाहे प्रकाशीय बिंदु से ले जाओ, चाहे उसको हवाई जहाज में ले जाओ, चाहे मुख्यमंत्री आवास से क्रॉस करा दो, उसमें तो अपवर्तन होना ही चाहिए जैसे ही माध्यम बदला। तो जब वो प्रकाशीय बिंदु से गुजरता है तो यहां जितना अपवर्तन हुआ उतना ही दूसरे साइड अपवर्तन होता है, जिसके कारण जिस डायरेक्शन से घुसा है उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। दो बार अपवर्तन हो रहा है ना, एक बार ग्लास में घुसने के लिए अपवर्तन हो रहा है और दूसरी बार ग्लास से बाहर निकलने के लिए। तो अगर वो बिंदु होकर गुजरता है तो जितना अपवर्तन यहां हो रहा है उतना ही उधर हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए सीधा गुजरता हुआ दिखता है। बात समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लेंस में कितना फोकस होगा तुम लोग बताओ। मिरर अभी हम लोग दर्पण पढ़े हैं, उसमें कितना फोकस हो रहा था? फोकस कितना था? जैसे हम लोग ये पढ़े थे, इसमें कनकेव मिरर जो था यानी अवतल दर्पण जो था, उसमें कितना फोकस था? दो फोकस। कहां दिख रहा है तुमको भाई? एक ही तो एफ दिख रहा है, दूसरा एफ कहां दिख रहा है तुमको इसमें?
एक ही एफ दिख रहा है ना, जिसमें टकराने के बाद लाइट जिस पॉइंट से गुजरा था, एक ही एफ था ना एक मिरर में। फिर दूसरे वाले में दूसरा अलग था, पहले में अलग था, दूसरे में अलग था। ये मिरर बदल दिए, यानी दर्पण बदल दिए। पहले अवतल दर्पण था, उसमें भी एक फोकस था। ये उत्तल दर्पण है, इसमें भी एक ही फोकस है ना। अब बताओ लेंस में कितना फोकस होगा फिर? दो होगा ना। यहाँ पे दो कर्व सरफेस है, एक ये भी कर्व सरफेस है, एक ये भी कर्व सरफेस है, तो इसीलिए यहाँ पे लेंस में क्या होता है, दो फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो दो सरफेस है ना, इसमें कर्व नहीं भी है, स्ट्रेट है, तब भी इसमें दो फोकस होगा। तो लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। वेरी गुड, सब लोग दो दो लिखे हैं। गरिमा एक लिखी है, काजल एक लिखी है, तुम दोनों गलत लिखे हो, बाकी लोग सब सही लिखे हैं। किरण, विकास, रुदल, लक्ष्मी, तेजस्विता और मनंज मंजय। ठीक है, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इसे F1 तथा F2 से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ दोनों लेंस पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल। उसके पहले एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। ये लिख लो, लेंस की क्षमता। हाँ, वेरी गुड। पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। ठीक है, मतलब कितना सक्षम हो तुम, जैसे होता है ना कि कितना क्षमता है, वैसे ही लेंस की भी क्षमता होती है। तो वो क्या होता है, ये लिखो, लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के, वेरी गुड डायोप्टर, दो लोग लिखे हैं, 1/f। वेरी गुड चंदन, वेरी गुड। ठीक है, लेंस के फोकस दूरी के युक्त क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के युक्त क्रम को, मतलब उल्टा, लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युक्त क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, P इज इक्वल टू 1/f। ये P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे P तुम्हारा हो गया तुम्हारा लेंस की क्षमता और F हो गया तुम्हारा फोकस। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक सब लोग ऑलरेडी बोल ही चुका है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सर रिपीट, किरण कुमारी लिखवाए हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युक्त क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे P हो गया तुम्हारा लेंस का क्षमता और F हो गया तुम्हारा फोकस की दूरी। फिर नेक्स्ट लाइन लिखवा रहे हैं हम लोग कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और 1 डायोप्टर बराबर कितना हो जाता है, 1/मीटर। ठीक है, क्योंकि फोकस जब मीटर में रहेगा तभी वो पावर जो है वो डायोप्टर में रहेगा। ये बात अच्छे से समझो, ये फोकस जो है अगर मीटर में रहेगा तभी जो पावर है वो डायोप्टर में आएगा। तो इसका मतलब एक डायोप्टर बराबर कितना हो गया, 1/1 मीटर। तो इसीलिए लिखे 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर की पावर -1। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये क्यों लिखे हैं सबको 1/मीटर। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखी लो, जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तब लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तब लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, यदि किसी
अवतल लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? डायोप्टर में आंसर बताओ जल्दी। 0.05 कोई बता रहा है, ठीक है, और कोई आंसर? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या? फोकस जो है तुम्हारा वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा पावर यानी क्षमता क्या होगा डायोप्टर में? पीयूषी, लक्ष्मी कुमारी, विकास कामत, सब कोई गलत बोल रहे हो। एक भी अभी तक सही आंसर नहीं आया है। एक आंसर सही आया है। अब हम बताएंगे तो सब उसी का आंसर कॉपी करने लगेगा। एक आंसर सिर्फ आया ऑनलाइन में, कम सही है। विकास तुम्हारा भी आंसर गलत है। 5 डायोप्टर बार बार रिपीट मत करो, 5 नहीं है इसका आंसर। 10 होगा आंसर। तुम लोग का कोई आंसर आया किसी का? 0.5 तुम्हारा क्या आंसर है? क्या दिक्कत हो रहा है? क्या सॉल्व कर रहे हो? चंदन कुमार गलत। यार ये क्वेश्चन क्यों तुम लोग से गलत हो रहा है? एक भी आदमी से एक सिंगल पर सिर्फ एक पर्सन सही बताया था, उसके अलावा और कोई नहीं सही बता रहा है। विभा फिर सही बताइए। दो ही लोग सही बता रहा है। 5 भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर -5 होगा। -5 डायोप्टर। अब कैसे होगा? क्या इसमें क्या दिक्कत आ रहा था? पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। यहां f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने नहीं आता है तुम लोग को? कैसे होता है? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से भाग देंगे तो सिंपल है ना, इसको मतलब 200/100 ये मीटर हो जाएगा। तो यहां लिख दो 1 डिवाइडेड बाई 20/100। 200 बोल रहे हैं, 20/100। 20/100 मतलब क्या हो गया? 20×5 1/5। 1 डिवाइडेड बाई 1/5 तो मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन आंसर 5 भी नहीं है, -5 आंसर है। ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। क्यों? अब ये क्यों बता? हाँ, अवतल लेंस है। उत्तल लेंस होता तो प्लस में होता, अवतल लेंस है तो माइनस में होगा। क्योंकि हम लिखवाए थे ना, यहां जब हम पढ़ाए थे, लिखा होगा हम यहाँ पे, ये अवतल लेंस में फोकस क्या होता है? माइनस में होता है। तो इसीलिए पावर जो तुम्हारा क्या होगा वो माइनस में होगा। तो इसीलिए इसका आंसर -5 डायोप्टर हो जाएगा। समझ में आया सबको? अरे सॉरी का कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेंज नहीं कर पाए। ये चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो? सेंटीमीटर मीटर तो पता है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 10 की पावर -3 में चलता है। बाकी सारा -3 -6 सब पता होना चाहिए। -9 फेम्टो तक पता होना चाहिए। फेम्टो -15 होता है, पिक्टो -9 होता है, नैनो सॉरी -12 होता है, नैनो तुम्हारा -9 होता है तुम्हारा, ठीक है। मिलीमीटर -3 होता है और माइक्रोमीटर -6 होता है। ये सब तो पता होना ही चाहिए। बीपीएससी तुमको 10⁻⁻18 पूछा था। 67th बीपीएससी में आई थिंक, या 68th बीपीएससी में 10⁻⁻18 का नाम दिया हुआ था और पूछ रहा था कितना है। तो वो 3 के संख्या में होता है ना, -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21, कुछ इसी में से था। 21 या 18 उसका आंसर था। उसका निकालने का यह तरीका था, नाम जो दिया हुआ था इतना मीटर, तो याद तो किसी का नहीं होगा ना। 15 तक तो फिर भी याद है। ये मिलीमीटर हो गया। 10⁻³ मीटर मिलीमीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोमीटर होता है। 10⁻⁻, ये सब मैथ्स का इसलिए हम जल्दी जल्दी बोले। -9 जो होता है वो नैनोमीटर होता है। -12 जो है वो पिक्टोमीटर होता है। -15 जो है वो फेम्टोमीटर होता है। अब -21 का पूछा हुआ था और उतना कहाँ किसको याद रहता है। लेकिन कैसे उसका निकालने का यह तरीका था कि बाकी था -22 -20 और -19 और -21। तो आंसर जो है वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए? ये किसके मल्टीपल है सारा?
तीन का मल्टीपल है ना, तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन का पहाड़ा चल रहा है ना, तो इसीलिए -21 वाला उसमें आंसर होना चाहिए। 67 या 68 बीपीएससी में अगर तुम लोग चेक करोगे तो वो था उसका, तीन में होना चाहिए। वेरी गुड, बाई ऑप्शन एलिमिनेट चंदन, वैसे ही करना था। ठीक है, एनीवे हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, तो हम थोड़ा सा भटक गए थे इससे कि कन्वर्जन तुम लोग को ये पता होना चाहिए। बेसिक कन्वर्जन पूछता है भाई, बीपीएससी में भी पूछा है, तुम्हारे में भी एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, तो ये पूछता ही है, तो ये सब बेसिक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्लियर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार बैठोगे आधा घंटा तो उसमें हो जाएगा सारा क्लियर इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर -5 डायोप्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, उत्तल लेंस, दो लेंस लिखवाए थे ना, तो पहले अब उत्तल लेंस लिखो। यह लेंस बीच में मोटा, यह लेंस बीच में मोटा तथा दोनों किनारों पर पतला होता है। यह लेंस बीच में मोटा तथा दोनों किनारों पर पतला होता है। नेक्स्ट लिखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों ही घनात्मक होती है। ठीक है, वहां पे भी क्या था, उत्तल का क्या था वहां पे, धनात्मक था, यहां पे भी क्या है तुम्हारा, धनात्मक है। ठीक है, और इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है ये एक बार हम बता देते हैं ऐसे। ये जो लाइट इससे पास करता है वो एक पॉइंट पे जो कन्वर्ज कर जाता है, इसीलिए डायग्राम में सही से नहीं बन पा रहा है हमसे। ये एक पॉइंट, ये जो लाइट है इससे पास कर जाएगा ना, वापस नहीं ना जाएगा, मिरर तो नहीं है, दर्पण नहीं ना है, ये क्या है, लेंस है, मतलब लाइट क्या होगा, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, पारदर्शी है, तो लाइट जो है पास करेगा, पास करने पे जो है ये तुम्हारा एक बिंदु होके क्रॉस करता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यानी तुम्हारा अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये बात समझे, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है लाइट को, जो है ना इससे गुजरने के बाद एक पॉइंट पे चला जाता है और फिर उसके आगे चला जाता है, तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका तुम्हारा फोकस दूरी है और क्षमता एफ और पी दोनों क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, हाँ, कन्वर्ज मीन्स मिलना होगा किरण, सही वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। समझ गए, ये कैसा था, ये मिरर से याद है, मिरर में किस में दोनों बन रहा था, अवतल में कि उत्तल में, अभी तुरंत पढ़ाएं, अवतल में, दोनों जो बन रहा था वहां अवतल में बन रहा था, यहां उत्तल में बन रहा है, तो ये चीज याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, ये एक ट्रिक बता रहे हैं कि वहां का जो अवतल है वो यहाँ के
उत्तल में होगा, और यहाँ का जो वहां का जो उत्तल है वो यहाँ के अवतल में होगा कि कैसा बनेगा। धनात्मक ऋणात्मक में नहीं, धनात्मक ऋणात्मक जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन जो ये बन रहा है इमेज कैसे बन रहा है, जैसे उसमें जो था अवतल लेंस में बोले थे ना कि वास्तविक तथा आभासी दोनों बनते हैं, और उत्तल में क्या बोले थे, केवल वस्तु से छोटा, और क्या बोले थे, आभासी और केवल वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे वो चीज किस में हो जाएगा, उल्टा। वहां के उत्तल में बोले थे तो यहाँ के अवतल में हो जाएगा। ये घर जाके एक बार देख लेना, जो लोग घर पे हैं वो लोग समझ रहे होंगे। अभी बोल रहे हैं अचानक से तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। वहां जो भी अभी हम लिखवाएंगे, जो भी वहां के अवतल में लिखवाए थे वो यहाँ के उत्तल में हो जाएगा, और जो भी वहां के उत्तल में लिखाए थे यहाँ के अवतल में हो जाएगा। कैसा इमेज बन रहा है, धनात्मक ऋणात्मक जो है जैसा वहां था वैसा ही हो जाएगा। वहां भी तुम्हारा उत्तल में ही पॉजिटिव था तुम्हारा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए थे ना, फोकस और तुम्हारा वक्रता त्रिज्या वहां पे किस में पॉजिटिव था, उत्तल में था। यहाँ पे भी उत्तल में ही पॉजिटिव है तुम्हारा फोकस और क्षमता, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो वहां के उल्टा से बन रहा है। ठीक है, तो अब लिखो, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। कनकेव, कन्वर्स मीन्स मिलना होगा सर, ठीक है। कन्वेक्स इज पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। कनकेव में, हाँ, वहां का जो अवतल था अपोजिट होता है, वेरी गुड। मिरर और लेंस में अपोजिट होगा, हाँ यही बात बोल रहे थे, ठीक है। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस के अंदर रखा जाता है, फोकस के अंदर रखा जाता है, तब वह प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, वह नहीं खाली तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट लिखो, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस के बाहर रखा जाता है, फोकस के बाहर रखा जाता है, तब तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। हाँ सही बोल रहे हो विकास, किरण तुम भी सही बोल रही हो सब, कि मिरर और लेंस में अपोजिट होगा। विकास भी सही बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बट कनकेव इज नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ये चीज वहां के हम अवतल में लिखाए थे, जो यहाँ के उत्तल में हो गया। अब लिखो यहाँ का अवतल लेंस, तो ये कैसा होगा, वहां के उत्तल दर्पण जैसा लिखाएंगे। यह लेंस बीच में पतला, यह लेंस बीच में पतला एवं दोनों किनारे पर मोटा होता है। ऐसा होता है, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग। अवतल लेंस को
अवसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में डाइवर्जिंग, क्योंकि इससे जब गुजरता है रे ऑफ लाइट तो वो बाहर की ओर फैलता है, बाहर की ओर चला जाता है, तो इसीलिए इसको डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब मिलना, और डाइवर्ज मतलब बाहर जाना। कन्वर्ज मतलब मिलना और डाइवर्ज मतलब बाहर जाना, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग या हिंदी में अपसारी कहते हैं। और उत्तल को क्या बोल रहे थे? कन्वर्जिंग या हिंदी में अभिसारी, क्योंकि उसमें मिल रहा था। ये बात समझ में आ रहा है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। फैलना, डाइवर्जिंग, वेरी गुड। अवतल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जैसा वहां था वैसा ही यहां पे भी है। ये चीज जैसा उधर था वैसा ही इधर है। ठीक हो? नेक्स्ट लिखो, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? जैसा वहां पे घर जाके इस चीज को अच्छे से देख लेना, जो यहाँ वहां के उत्तल में लिखवाए थे वो यहाँ के अवतल में हो गया। यही बात जो यहाँ पे अभी अवतल में लिखवा रहे हैं, अवतल लेंस में, वो कहां था? वहां के उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में यही लाइन लिखवाए थे ना, सेम लाइन लिखवाए थे कि उत्तल मिरर में, सॉरी, उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। वही चीज यहाँ के हम लेंस में लिखवाए। दोनों चीज मिरर और लेंस में उल्टा होता है, एक्सेप्ट एक चीज छोड़ के। एक चीज एक जैसा होता है। क्या चीज एक जैसा होता है? फोकस। पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है वो दोनों का सेम रहता है। ठीक है, वहां पे भी उत्तल जो था पॉजिटिव था, चाहे दर्पण ले लो चाहे लेंस ले लो। और अवतल जो था दोनों के केस में ऋणात्मक था, यानी निगेटिव था, चाहे दर्पण ले लो चाहे लेंस ले लो। बाकी यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, दृष्टि दोष। तीन तरह का दृष्टि दोष होता है। हेडिंग डालो, दृष्टि दोष। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। मजेदार बात यह है, इस चीज को अच्छे से समझना। देखो, नाम से क्या लग रहा है? निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब क्या लग रहा है? नाम से लग रहा है कि नजदीक का चीज नहीं दिखता होगा, ऐसा नाम से लग रहा है। लेकिन एक्चुअली निकट दृष्टि दोष मतलब क्या हुआ कि निकट का चीज जो है वो तुमको दिख रहा है, दूर का चीज नहीं दिख रहा है। एग्जाम में नाम से कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम के प्रेशर में आदमी, एग्जाम के समय होता है उस समय लगता है निकट दृष्टि दोष, निकट दोषी है निकट में, भाई निकट ही नहीं दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष जिसका है उसको क्या है? दूर का चीज नहीं दिख रहा है, उसको नजदीक का चीज दिख रहा है। नजदीक का दिख रहा है, तुम फिर उल्टा बोल लो। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इससे कंफ्यूज मत होना, हम बार बार बोल रहे हैं। एग्जाम में अगर इसको अच्छे से नहीं करके जाओगे तो जरूर गलत करके आओगे। अगर निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो इसको लिखो, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, सही लिख रहे हो तुम, फोकस दूरी घट जाएगा, वो लिखवाएंगे हम कारण जो है उसका। कमेंट में जो लिखे हो सही लिखे हो तुम, फोकस दूरी घट जाता है। ठीक है, इसमें लिखो, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है।
ठीक है, इसका कारण लिखो, नीचे लिखो कारण नेक्स्ट पॉइंट में, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, कौन से लेंस की फोकस दूरी घट जाती है? क्या उत्तल क्या अवतल? अभी हम लिखवाए ना कि निकट दृष्टि दोष तुमको है, उसमें तुम्हारा फोकस दूरी जो है वो घट जाता है। किसका, कहाँ का फोकस दूरी घट जा रहा है? आंख के अंदर मेरे लेंस होता है, उस लेंस का फोकस दूरी, आप समझे? मेरे आंख के अंदर भी लेंस होता है ना, ठीक है, आई जब बायोलॉजी में पढ़ोगे, उस लेंस को जो है सिलियरी मसल होल्ड करता है, दोनों तरफ ये लेंस होता है आंख में, और यह सिलियरी मसल से होल्ड होता है। इसी लेंस का जो फोकस दूरी है बढ़ता या घटता है, जिसके कारण तुम्हारा ये चेंज होता है कि दूर का नहीं दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। तो वही बता रहे हैं कि आंख के लेंस का जो है अगर फोकस दूरी घट जाता है तो उसके कारण तुमको क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें निकट की चीजें दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रहे हैं। अब जो तुम बोल रहे थे वो पॉइंट पे आते हैं कि इसके उपचार के लिए तुम्हारा अवतल लेंस यूज होता है, तुम सही बोल रहे थे। ठीक है, जो उपचार होता है उसके लिए जो चश्मा पहनते हैं उसमें तुम्हारा अवतल लेंस होगा। तो इसमें लिखो, इस दोष, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जस्ट जैसे वहां पे था वैसे ही यहां पे होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का चीज दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। तो इसमें लिखो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या हो गया? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है सबको? डिस्टेंस इंक्रीज, हाँ सही है विकास। ठीक है, वहां पे भी जो कारण लिखवाए थे ना, जिसमें कारण लिख ही रहे हो तुम लोग, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वहां पे भी जो हम कारण लिखवाए थे वहां सिर्फ लेंस लिखे थे, उसके आगे नेत्र लिख देना। जो ऊपर में निकट दृष्टि दोष का जो हम कारण लिखवाए थे उसमें क्या लिखवाए थे? लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस के आगे लिख देना नेत्र लेंस। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दूर दृष्टि दोष में वापस से। इसमें क्या हो रहा है? दूर का जो है हमको दिखाई देता है और नजदीक का दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होगा? उपचार इसका क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, इस दोष को उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तीसरा लिखो, प्रेस बायोपिया या हिंदी में जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। जो दूर दृष्टि दोष है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, और इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, तीसरा वाला जरा दृष्टि दोष। इसमें लिखो, इस दोष में निकट एवं दूर दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस दोष में निकट एवं दूर दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण लिखो,
यह रोग प्रायः यह रोग प्रायः बूढ़े लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि बूढ़े होने के कारण, क्योंकि बूढ़े होने के कारण इलास्टिसिटी कम हो जाता है। जो लेंस का इलास्टिसिटी होता है और मसल्स का, वो सारा कमजोर हो जाता है, तो वो कम हो जाता है, इसीलिए होता है। क्योंकि बूढ़े होने के कारण इलास्टिसिटी कम हो जाता है। इलास्टिसिटी को देखना पड़ेगा हमको, हिंदी इलास्टिसिटी का। ये तो हिंदी इंग्लिश में भी इलास्टिसिटी ही यूज होता है ऐसे, तो हिंदी में भी, लेकिन इलास्टिसिटी का एक वर्ड भी है। लोच, हिंदी में लोच बोलते हैं। लोच पता था लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा था, मेरा इंग्लिश वो है ना, तो इसलिए हिंदी वर्ड्स कहीं में नहीं आ रहा। ठीक है, उपचार इसका के लिए क्या हो जाएगा? बाइफोकल, मतलब दोनों नजदीक और दूर दोनों के लिए होगा, तो उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ कम हो जाएगा ना, तब ना खराब हो जाएगा लेंस, सही से वो नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इस दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, बाइफोकल को हिंदी में भी बाइफोकल ही बोलते हैं। एक पॉइंट लिख लो अलग से नोट करके, सामान्य नेत्र के लिए, समान नेत्र के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, वेरी गुड चंदन, विकास वेरी गुड। न्यूनतम दूरी मतलब हम बेसिकली क्या लिखवा रहे हैं कि तुम जो अपने आंख से देखते हो कोई भी चीज, तो मिनिमम एकदम आंख के यहाँ पास ले आएंगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, हल्का दूर होना चाहिए। वो कितना दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, वही लिखवा रहे थे, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूर बिंदु कितना दूर तक देख सकते हैं? अनंत, वेरी गुड। तथा दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, एक बात और था इसमें, जब भी कोई चीज मेरे आंख पे पड़ता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कितने सेकंड तक रहता है? कोई चीज तुम देखते हो तो वो तुम्हारे आंख पे बंद भी कर लोगे तो कितने सेकंड तक रहता है? 2 सेकंड, दो तो बहुत ज्यादा हो गया। 1/16 सेकंड, 1/16, हम 1/10 लिख रहे हैं कुछ लोग, हमको लगता है 1/16 सेकंड है। एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, बहुत लोग 1/10, तुम श्योर हो? हम 1/16 ही हम पढ़े हैं, बीपीएससी में भी आया हुआ ये। हाँ 1/16 होगा, 1/10 गलत बोल रहे हो तुम लोग, 1/16 सेकंड तक। ये बीपीएससी में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, या किसी पीएससी में आया था ये क्वेश्चन, 1/16 सेकंड तक कोई भी चीज तुम देखती हो, उसका रेसिडुअल इफेक्ट जो होता है, मतलब देखने के बाद बंद भी कर लो, वो चीज 1/16 सेकंड तक तुम्हारे आंख पे रहता है। ठीक है, चलो हम लोग का लाइट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। कि कोई भी चीज वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर 1/16 सेकंड तक रहता है। चलो थैंक यू। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दूसरी कक्षा शुरू होगी।